हरियाणा का फरीदाबाद एनआईटी 2024 के चुनाव नतीजे यहां सिर्फ किसी एक की जीत या हार की कहानी नहीं है। हमें चेहरों से आगे बढ़कर आंकड़ों को देखना होगा और उन आंकड़ों के पीछे जो आम इंसान की कहानी है उसे समझना होगा। तो चलिए इस जनादेश की परतें खोलते हैं। इस पूरी पड़ताल में हम 6 हिस्सों पर गौर करेंगे। सबसे पहले फरीदाबाद एनआईटी के चुनावी मैदान को समझेंगे, फिर वहां के लोगों की नब्ज टटोलेंगे, 2024 के जनादेश को डिकोड करेंगे, हार के कारणों का विश्लेषण करेंगे, 2029 का रास्ता देखेंगे और आखिर में इस सब का असली मकसद यानी सुशासन उस पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस मंच को समझते हैं जहां यह पूरी कहानी हुई। फरीदाबाद एनआईटी ये एक बहुत ही डायनामिक, इंडस्ट्रियल और पूरी तरह से शहरी इलाका है। यहाँ की आबादी मिलीजुली है, पूरे उत्तर भारत से लोग आकर बसे हैं और यही चीज यहाँ के राजनीतिक मुकाबले को और भी पेचीदा बना देती है। ये देखिए, ये है हरियाणा की विधानसभा सीट संख्या 86 फरीदाबाद एनआईटी। इसका जो शहरी मिजाज है ना, वही इसकी राजनीति को समझने की असली चाबी है। ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये लाखों लोगों की उम्मीदों का, उनकी आकांक्षाओं का केंद्र है। और इस पूरी कहानी का जो केंद्र बिंदु है वो इस एक नंबर से शुरू होता है, 33,217। जी हां, ये वो मार्जिन था, वो वोटों का अंतर जिसने 2024 के चुनाव का फैसला कर दिया और इस क्षेत्र में सत्ता का समीकरण पूरी तरह से बदल दिया। अच्छा, अब नतीजों और आंकड़ों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जमीन पर उतरकर वोटर्स की असल जिंदगी की हकीकत को देखते हैं। उन गहरी शिकायतों को समझने की कोशिश करते हैं जिन्होंने उनके फैसलों पर असर डाला। क्योंकि देखिए, हर एक वोट के पीछे एक कहानी होती है। सेक्टर 15 के कुछ लोगों की ये बात सुनिए। हमारे विधायक तो चुनाव के बाद यहां झांकने तक नहीं आए। ये एक छोटी सी लाइन राजनीतिक आंकड़ों को एक इंसानी चेहरा दे देती है। ये बताती है कि लोगों के मन में अनदेखी का, जवाबदेही की कमी का कितना गहरा एहसास है। तो लोगों के लिए चुनाव का असली मैदान क्या था? वो कोई बड़ी राजनीति नहीं थी, वो थी उनकी रोजमर्रा की 5 बड़ी परेशानियां। गंदा और कभी आने कभी ना आने वाला पानी, उफनते हुए सीवर, टूटी फूटी खतरनाक सड़कें, हवा और पानी का जहरीला प्रदूषण और चारों तरफ फैली गंदगी। इन्हीं मुद्दों ने वोट के फैसले को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। चलिए अब अपना ध्यान वापस 2024 के चुनाव के ठोस आंकड़ों पर लाते हैं। जरा इन नंबर्स को तोड़कर देखते हैं कि हमें असल में क्या कहानी सुना रहे हैं। क्योंकि कहते हैं ना, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते, वो बस इशारा करते हैं। तो ये रहा 2024 का इलेक्शन डैशबोर्ड। कुल रजिस्टर्ड वोटर थे 3,17,514, लेकिन वोट डालने कितने लोग आए? सिर्फ 60.21%। ये जो कम वोटिंग है ना, ये बहुत कुछ कहती है। ये शायद वोटरों की उदासीनता या फिर सिस्टम से मोहभंग का एक बड़ा संकेत है। बीजेपी को मिले 47.54% वोट्स और कांग्रेस को मिले 30.38%। अब इस चार्ट को देखिए, ये तस्वीर को और साफ कर देता है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच वोट शेयर में 17% से भी ज्यादा का फासला है। मतलब ये कोई कांटे की टक्कर नहीं थी, ये एक बहुत ही निर्णायक एक तरफा जीत थी। अब इस 17.17% के अंतर का राजनीतिक मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि इस खाई को पाटने के लिए आपको लगभग 15 से 20% का वोट स्विंग चाहिए होगा। ये एक बहुत बहुत बड़ी राजनीतिक चुनौती है किसी भी पार्टी के लिए जो भविष्य में इस सीट को वापस जीतना चाहती है। तो अब हम विश्लेषण के उस हिस्से में आ गए हैं जहां हम इन सभी बिंदुओं को जोड़ेंगे। हम वोटरों की शिकायतों यानी क्यों को चुनाव के नंबरों यानी क्या से जोड़कर देखेंगे ताकि हार की पूरी तस्वीर साफ हो सके। अगर हम इस सीट के इतिहास को देखें 2009 से 2024 तक, तो एक चीज बिल्कुल साफ है, यहां के वोट शेयर में बहुत बड़े बड़े उतार चढ़ाव आए हैं। यह दिखाता है कि यहां के वोटर की वफादारी किसी एक पार्टी के साथ बंधी हुई नहीं है। यहां बड़े बड़े स्विंग होना आम बात है। तो 2019 से 2024 के बीच असल में हुआ क्या? ये देखिए, सीधा सा हिसाब है। कांग्रेस का वोट शेयर 8.5% नीचे गया और वहीं बीजेपी का वोट शेयर लगभग 11.25% ऊपर चला गया। इसी स्विंग ने पूरी बाजी पलट दी। तो हार की वजह क्या थी? इसे हम 3 मुख्य बातों में समेट सकते हैं। पहली, वोटर की सोच बदली। पानी, सड़क जैसे मुद्दे जाति से ज्यादा जरूरी हो गए। दूसरी, संगठन में कमियां। जिन इलाकों में लोग नाराज थे, वहां कम वोटिंग ये दिखाती है कि उस नाराजगी को वोटों में नहीं बदला जा सका। और तीसरी, उम्मीदवार की छवि।
लोगों को लगा कि वो मौजूद तो हैं, लेकिन बड़ी समस्याओं के आगे बेअसर हैं। देखिए, जब जनता की शिकायतों को सही तरीके से नहीं उठाया जाता, तो ये सिर्फ एक राजनीतिक नाकामी नहीं होती, ये सार्वजनिक संवाद की गरिमा पर भी सवाल उठाती है, उस जिम्मेदारी पर भी जो हमारे संवैधानिक मूल्यों का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो जो हुआ वो हुआ। अब अतीत के विश्लेषण से आगे बढ़कर भविष्य की तरफ देखते हैं। एक मजबूत वापसी के लिए एक ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है? यह सिर्फ एक वापसी की नहीं, बल्कि खुद को नए सिरे से गढ़ने की एक योजना है। इस पूरी रणनीति के लिए हम एक फ्रेमवर्क सामने रख रहे हैं, जिसे हमने नाम दिया है चतुर्मुख सिद्धांत। इसके 4 मजबूत स्तंभ हैं: चुनावी रणनीति, संगठनात्मक मशीनरी, अपनी बात में विश्वसनीयता और संसाधनों का सही बंटवारा। पहला स्तंभ है चुनावी रणनीति। इसका मतलब है कि विकास पर जबरदस्त शहरी फोकस रखना होगा, क्योंकि यहां के वोटर शहरी हैं, उनके मुद्दे शहरी हैं। हर वार्ड में घर घर जाकर लोगों की अपनी भाषा में बात करके ही जमीन पर दोबारा भरोसा बनाया जा सकता है। दूसरा स्तंभ है एक मजबूत संगठनात्मक मशीनरी, यानी पानी, सड़क जैसे मुद्दों के लिए अलग अलग टीमें बनाना, बूथ के वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग देना और एक ऐसा सिस्टम बनाना जिससे जमीन से लगातार फीडबैक मिलता रहे। एक मजबूत और जमीन पर दिखने वाला संगठन बेहद जरूरी है। तीसरा स्तंभ है नैरेटिव, यानी आपकी कहानी में विश्वसनीयता। इसके लिए एक सीधा साधा संदेश अपनाना होगा: भरोसा प्रचार नहीं। लोगों के अपने अनुभव, उनकी अपनी गवाहियों का इस्तेमाल करके असली शिकायतों को सामने लाना होगा और ये दिखाना होगा कि आप सिर्फ वादे नहीं, डिलीवरी देने आए हैं। और आखिरी चौथा स्तंभ है संसाधनों का सही इस्तेमाल। पैसा और मैन पावर दोनों को बहुत सोच समझकर सर्जिकल प्रिसिशन के साथ उन वार्डों में लगाना होगा जहां जीत हार का अंतर कम होता है। स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, हर तरह के वॉलंटियर्स को जोड़ना होगा। और हां, जमीनी अभियान को ताकत देने के लिए डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल भी करना होगा। लेकिन ये करते हुए एक बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि भारत के डीपीडीपी कानून के तहत लोगों की निजता और उनकी सहमति का सम्मान एक नैतिक ही नहीं, बल्कि एक कानूनी जिम्मेदारी भी है। तो अब हम अपने निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इन सारी रणनीतियों, आंकड़ों और चुनावी जोड़-तोड़ से ऊपर उठकर एक सवाल पूछना जरूरी है कि राजनीतिक शक्ति का, सत्ता का असली मकसद क्या है? एक पल रुककर सोचिए, चुनाव का असली मकसद क्या है? क्या यह सिर्फ सत्ता हासिल करना है, या फिर ये लोगों की सेवा करने के लिए उनका विश्वास अर्जित करना है? इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के गहरे मतलब को समझना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। हमारी सोच एक ऐसी नई राजनीति की है जहां शासन 5 साल में एक बार होने वाला इवेंट नहीं, बल्कि हर दिन दी जाने वाली एक सेवा है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।